कि जैसे जो नए नए लोग आ रहे हैं इस 10-12 सालों में, जो भी पलायन हुआ है जनता का दिल्ली में, इनकी टैलेंट वेरिफिकेशन और ये कौन लोग हैं, ऐसे क्राइम कैसे बढ़ रहा है और इतने फ्लैट जो बन रहे हैं, आप तो निगम पार्षद भी है, इतने फ्लैट बन रहे हैं, बिल्डर आके लोगों को बसा रहे हैं, इन पे कब एक्शन होगा? आप तो मेयर रहे हैं, कैसे करेगी भाजपा ये काम? भारत का मुसलमान भारत का है, हमें उनसे किसी को कोई शिकायत नहीं, ठीक है ना। जो बाहर के लोग हैं, अब देखिए मैं जब यहाँ से बाहर विदेश में घूमने जाती हूँ, सच बताऊँ तो मुझे वहाँ से कोई प्यार नहीं होता। बोला हमारी तो संघ की एक पूरी एक विंग है जो मुसलमानों का भला करती है। अच्छा। यदि मोदी जी या भाजपा मुसलमानों को सता रही होती तो आप सारे आंकड़े उठा के देखिए, जनधन खाते सबसे ज़्यादा इनके, उज्ज्वला योजना सबसे ज़्यादा इनकी, क्या कहते हैं लाडली योजना सबसे ज़्यादा इनकी, राशन सबसे ज़्यादा इनको। तो ये नैरेटिव किसने फैलाया आपके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ बेसिकली? ये नैरेटिव उन लोगों ने खिलाफ करा है जो बार बार देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठता हुआ नहीं देखना चाहते। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में इस बार विधानसभा चुनाव है और ऐसे में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लोग ये कयास लगा रहे हैं कि दिल्ली में उनका तो कहना यह है कि भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन मेरा अपना मानना है अपने जर्नलिज्म के हिसाब से कि 20 से 22 सीटें 25 सीटें आ सकती हैं। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं नीमा भगत, जो कि काउंसलर हैं, एक्स मेयर रह चुकी हैं। आप सब लोग अपने कृष्णानगर विधानसभा में इन्हें भली भांति जानते हैं, तो इनसे बात करेंगे क्योंकि ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसे उड़ती उड़ती खबरें आई हैं कि नीमा भगत भी विधानसभा से टिकट मांग सकती हैं और मांगना सबका अधिकार है। नीमा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। मेरा सीधा सा सवाल यह है कि आप टिकट क्यों मांग रहे हैं और आपने ऐसा क्या कर दिया है जो आप पार्टी आपको कंसीडर करे? सीधा सा सवाल। सीधा सा जवाब, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप मेरे पास आए। मैं इसलिए आपका इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहती हूँ क्योंकि मैं 3 बार की पार्षद भी हूँ, एक्स मेयर भी रह चुकी हूँ और पार्टी का जो भी आदेश होता है उसका अक्सरता पालन करती हूँ। और मैं ये नहीं कह रही कि पार्टी मुझे वोट टिकट ही दे, लेकिन मैं टिकट मांग रही हूँ, ये मेरा अधिकार है। पार्टी टिकट देती है और नहीं देती है वो उनका कई समीकरण से होते हैं, लेकिन पार्टी मुझे इसलिए दे क्योंकि मैंने पार्टी के जो मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस पर भी मैं अडिग रही हूँ। डॉक्टर हर्षवर्धन के हाथ के बनाए हुए हम कार्यकर्ता हैं और डॉक्टर साहब का आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के साथ रहता है। मुझे लगता है कि इस वक्त यदि आप कृष्णानगर विधानसभा का सर्वे भी करेंगे और यदि आप मेरे वार्ड में भी घूमेंगे तो आपको लगेगा कि काम भी होता है और मैं लोगों के बीच भी रोज़ रहती हूँ। नीमा जी, यहाँ पे जब कृष्णानगर विधानसभा की बात होती है तो यहाँ तो बहुत बड़ा चेहरा है एक तरह से, भाजपा की शीर्ष लोबी में भी डॉक्टर हर्षवर्धन है यहाँ पर। तो ऐसे में कहीं आपको, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर हम बात करें सच्चाई के हिसाब से, मुश्किल नहीं लगता कि आपको कि उनके सामने अगर आप ऐसे टिकट मांगेगी तो आपको कंसीडर किया जाएगा भाजपा की तरफ से? ये सवाल मेरा है। देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन को पार्टी टिकट देती है तो हम तो सबसे पहले ये कहेंगे कि मैं तो हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी को टिकट आए और मैं दिल से भी चाहती हूँ कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी को टिकट आए। यदि उनको कोई और जिम्मेवारी से नवाजना चाहती है और पार्टी ये चाहती है कि उसके बाद किसको टिकट दिया जाए, तो मैं अपने नाम को रख रही हूँ। डॉक्टर हर्षवर्धन जी के सामने तो हमारी कोई हस्ती नहीं है कि हम कोई टिकट मांगें, और मैं सोच भी नहीं सकती क्योंकि मैं तो उनकी बनाई हुई हाथ की कार्यकर्ता हूँ और उनकी छोटी बहन हूँ। तो इस नाते मेरा तो राइट भी नहीं कि मैं डॉक्टर साहब के सामने, हम लोग टिकट तो बहुत दूर की बात है, हम खड़े भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि जो रिगार्ड हमारे दिमाग में, दिल में उनके लिए है। लेकिन यदि पार्टी किसी और पद से उनको अच्छी तरह से देना चाहती है, कोई और बड़ी जिम्मेवारी देना चाहती है, तो उस कंडीशन में मेरे को भी लगता है कि डॉक्टर साहब भी, यदि डॉक्टर साहब से भी पूछा जाए तो ज़रूर वो मेरा नाम लेंगे। क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब के जितने भी उन्होंने हमें 2007 में बातें बताई थी, मैंने आज तक कोशिश करी है कि उन पर चलूँ, क्योंकि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जो पार्टी से 1 इंच से ऊपर नीचे नहीं जाते। तो और फिर जैसे आपने अभी देखा है कि आप इस क्षेत्र में भी घूमे होंगे, आपको क्षेत्र में भी लगेगा कि मैं पार्टी की रीति थीति को एज इट इज लागू करती हूँ। तो पार्टी को कंसीडर करना चाहिए, बाकी पार्टी का अपना वो है कि वो किसको टिकट दे। देखिए, हमने बीजेपी में देखा है कि टिकट मांगने का लोकतांत्रिक अधिकार सबको है, मांगते भी हैं लोग, लेकिन बीजेपी में एक खूबसूरती होती है कि सब एक साथ हो जाते हैं। अन्य पार्टियों में विरोध भी होता है। हमारे वहाँ जैसे रोहतास नगर विधानसभा में करंट कैंडिडेट का ही विरोध आम आदमी पार्टी का हो गया। आपने बहुत अच्छी बात कही। एक सवाल मेरा दूसरा ये है कि आप मेयर भी रह चुकी हैं, आपने पूर्वी दिल्ली नगर निगम में मेयर भी रह चुकी हैं, तो आपने सब कुछ देखा होगा। तो एक बेसिकली यहाँ की डेमोग्राफी के हिसाब से बात करें और यहाँ के जो विकास के हिसाब से बात करें, अगर मान लीजिए सपोज़ आपको टिकट मिल जाता है और आप एमएलए बन जाती है, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि यहाँ के लिए क्या करेंगी? मेरा तो ये मानना है कि यहाँ जाम की बहुत समस्या है। नहीं, सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में यहाँ पर गंदे पानी और सीवर की है। अभी हम सुंदर पार्क में, आप अभी भी जाइए, मेरे 2 बूथ हैं,
आप देखेंगे लोग बोतलें ला ला के गंदा पानी दिखा रहे थे, सीवर वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, उबल रहे हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम और जान की प्रॉब्लम भी है, लेकिन पर्टिकुलर जो जिस वार्ड में मैं हूँ उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर यदि आप राजा राम कोहली मार्ग से अंदर आते हैं या कृष्णा नगर आप एंट्री करते हैं तो जाम की प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और है, मैं आज जब से भी बग्गा जी MLA बने मैं लगातार शोर मचा रही हूँ। जो PWD की रोड है उसके साथ जो नाले हैं, जो हमारी छोटी नालियाँ बड़े नाले में गिरती है, उसमें इन्होंने कोई बेस नहीं बनाया, कोई उस पर सर्कल नहीं बना के कोई छेद वगैरह नहीं कर रखा है, तो वो पानी बार बार वो जो चैम्बर है वो जाम हो जाते हैं। मतलब ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं है, तो उनको उनके चैम्बर्स को साफ करवाना है, सीवरेज की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। यहाँ पे जो गंदा पानी आ रहा है, क्योंकि सीवर और गंदे नाली पानी पीने का पानी दोनों मर्ज हो गए हैं, तो जिससे काफ़ी बीमारियां हो रही। ये चीज़ जो जीवन को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, पहले वो काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, जो आपकी जाम की प्रॉब्लम है उसको तो बिल्कुल हम लेके चलेंगे। और एक चीज़ और है, आपने देखा होगा पूरे क्षेत्र में लोगों ने ट्रक खड़े कर रखे हैं, बाइकें खड़ी कर रखी हैं, स्कूटर खड़े कर रखे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, तो हमें इसका सबको बैठ के कहीं ना कहीं एक ऐसी पार्किंग देनी होगी जिसके जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी कृष्णा नगर में की थी, तो हर वार्ड में यदि हमें इस प्रकार की पार्किंग दे दें। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी है, क्योंकि ये समस्या जो दर्शकों मैं आपको बता दूं, शादरा विधानसभा हो या इधर की विधानसभा हो, कहीं भी विधानसभा हो, हर गली में गाड़ियां खड़ी हैं, ट्रांसपोर्टर की गाड़ियां खड़ी हैं, रोड पे निकलने के लिए जगह नहीं है। क्या बीजेपी के दिमाग में ये बात है कि अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में आती है तो रोडों का चौड़ीकरण होगा या इन जाम की समस्याओं से निपटा जाएगा? क्या है, आप मेयर भी रहे इसलिए पूछ रहा हूँ। जाम की समस्या का निराकरण हम हमेशा करना चाहते हैं, इसीलिए तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कृष्णा नगर में इतनी बड़ी पार्किंग बनवाई है। और आपने दिल्ली के MCD के द्वारा बनाई हुई कई पार्किंग आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जब भी बीजेपी आती है तो इस प्रकार के काम करती है जिससे जनता को फायदा हो। उसमें पार्किंग हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप चाहे नई दिल्ली चले जाइए, चाहे आप हमारे ये अपना पुरानी दिल्ली में यूनिवर्सिटी के बैक साइड में जहाँ प्रेम्स स्टूडियो वगैरह, वहाँ देखिए कितनी बड़ी आपको ये मल्टी लेवल पार्किंग मिलेगी। तो ऐसे हमने बहुत पार्किंग कर रखी है। और अभी भी हमने देखा, आपने हमारे सफेदा चौकी पे भी हमने डिसाइड किया। अभी मैंने यहाँ पे स्टिल पार्किंग बनाई थी अपने यहाँ पर, लेकिन वो किसी ने उसमें दावा कर दिया मेरा है। तो ये हमारा फोकस्ड है, एकदम क्लियर फोकस्ड है कि हम दिल्ली को जाम फ्री। और आपने देखा होगा एक समस्या और आज की डेट में हमारे वहाँ आ रही कि गाय गाय पूरी सड़क में खड़ी रहती हैं, लोग अपने वहाँ गाय पालते हैं, सुबह खोल देते हैं। तो उनका भी हम निवारण करेंगे। ये हम गायों के लिए ऐसी गौशालाएं करवाएंगे ताकि गाय वहाँ पर रह पाएँ। उनको एक पूरा जो आज देख रहे हैं आप, गाय कुछ भी खा लेती है, एक आदर के साथ जो हम लोग अपनी गाय हमारी माता है कहते हैं, उनको हम प्रॉपर उनका सम्मान दे पाएँ। और जिन्होंने वो गाय पाली है उनको भी हम एजुकेट करेंगे। देखिए भैया, आपने गाय पाली है तो आप उनको इनकी व्यवस्था पूरी करिए ना, ये नहीं कि दूध निकाला और गायों को छोड़ दिया तो और उसके बाद एक प्रॉब्लम हमारे साथ और आती है। आपने देखा होगा आज की कंडीशन में लोग, इन्होंने तो कह दिया बिजली माफ और इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, लेकिन हम झूठे वादे नहीं करेंगे। हम जो जैसे अभी इन्होंने कहा कि हम बुजुर्गों की पेंशन लगा रहे हैं, इन्होंने 80,000 बुजुर्गों को, इतने बड़े दिल्ली में जहां आप 2012 से पेंशन दे नहीं रहे हो, आपने कैसे काउंट कर लिया कि 80,000 बुजुर्ग आपको पेंशन दे देंगे तो दिल्ली का कोटा पूरा हो जाएगा? एक दिन में पेंशन शुरू होती है और आप 3 दिन के बाद आप कह रहे हैं पेंशन बंद होगी। ये आप सरेआम बुजुर्गों के साथ धोखा कर रहे हैं। हम आयुष्मान कार्ड लागू करेंगे, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है, ताकि बुजुर्ग लोग वो किसी भी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ भी हो, करोड़पति हो या एक नॉर्मल इंसान हो या उससे भी नीचे हो, लेकिन सबको हम आयुष्मान कार्ड देंगे ताकि बुजुर्ग अपने आप को सेफ महसूस करें। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं उनके भी एक्सपेंसेस बहुत हो गए, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना, स्टडी बहुत महंगी है। ये लोग कहते हैं ना कि हम तो इंटरनेशनल टाइप की अपनी एजुकेशन दे रहे हैं, दिल्ली को पेरिस बना रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ, यदि दिल्ली को आप दिल्ली भी बना देते तो भी शायद दिल्ली खूबसूरत होती। नीमा जी आपने बहुत मेरे मन की बात छेड़ दी। ये दिल्ली में हम रहते हैं, तो मुझे सच में ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली कोई ऐसा शहर है इस वक्त, इस 10 साल में जो दिल्ली में हुआ है, दिल्ली कोई ऐसा शहर है कि हम कह पाए हम दिल्ली वाले हैं। आज दिल्ली से आप 50 किलोमीटर दूर चले जाइए, हाईवे बने, ऐसी प्लानिंग से कॉलोनियाँ कट रही हैं। तो आप नगर निगम में रही हैं, कभी आपके सामने ये सवाल आया कि दिल्ली को ऐसे हम मास्टर प्लान 2041 के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे, एक ऐसी नोएडा की तरह सिटी बनाएंगे या एक जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, और दिल्ली में कैसे होगा ये सब? मुझे कभी कभी लगता है आप कैसे पार्किंग की समस्या को अंजाम देंगे? 1 साल का टाइम मिला था। 1 साल में सबसे पहले तो मैंने 3 बार अपने वार्डों का निरीक्षण किया
हर वार्ड की मैंने प्रॉब्लम समझी, अपने डीसी के साथ, अपने कमिश्नर के साथ और पूरे टीम के साथ। उसके बाद आपने देखा होगा, यदि आप उस टाइम पीछे मुड़ के जाएंगे, मेरे पास आज भी फाइल पड़ी हुई है, हमने लगभग सारे जितने भी हमारे वो हैं ब्रिज बने हुए हैं, पुल्स हैं, उनका ब्यूटिफिकेशन किया था। उनके नीचे हमने जितनी झोपड़ियाँ वोड़ियाँ उनको हटाकर वहाँ पर हमने पौधे लगाए थे, डिफरेंट प्रकार के कबाड़ से, जो होता है जिसको हम कबाड़ कहते हैं, उसके हमने कई हिरन, कई कुछ इस प्रकार के हमने मॉन्यूमेंट्स भी उसमें लगाए थे और बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश की थी। सबसे बड़ा एफर्ट जो हमारा था कि हमारी ईस्ट दिल्ली साफ रहे, हमने स्पेशल 32 एक हमने अपने अफसरों का बनाया था, तो स्पेशल 32 उसमें जितने भी ऑफिसर थे सारे बड़े, एसएस हो गया, आपका एक्शन हो गया, डीसी हो गया, एडिशनल कमिश्नर हो गए, वो सुबह 7 बजे किसी न किसी डराव पर अपनी सेल्फी सुबह 7 बजे सुबह, और कमिश्नर साहब ने भी अपनी ड्यूटी लगाई थी। और ये हम लोग का टीम बना दी स्पेशल 32 स्पेशल 26 चल रही थी और वो लगातार, और उस वक्त आपने देखा होगा जबकि फंड ना होने के बावजूद भी पूरी ईस्ट दिल्ली साफ थी। और आज भी आपने देखा होगा, जब हम लोग चुनाव की वहाँ गए थे तो दिल्ली आज भी हमारे पास है। यदि 3 दिल्ली होती तो हमारा अपना मेयर होता। ऐसा लगता नहीं मुझे जैसे कि दिल्ली जो है, अब हम दिल्ली में नहीं रह रहे, जैसे आपस में प्यार मोहब्बत हुआ करता था। लोग अभी 40-50 साल पहले, आप भी यहीं किए तो आपको पता होगा, पड़ोसी एक दूसरे के यहाँ से सब्जियाँ लेके खा लिया करते थे, आप छत पे धूप सुखाया करते थे। अब ऐसा क्या हो गया, इतनी डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई है, लोग नए नए रेंट पर आ गए हैं। मैं हमेशा ये सवाल उठाता हूँ कि जैसे जो नए नए लोग आ रहे हैं इस 10-12 सालों में, जो भी पलायन हुआ है जनता का दिल्ली में, इनकी टेनेंट वेरिफिकेशन और ये कौन लोग हैं, ऐसे क्राइम कैसे बढ़ रहा है, और इतने फ्लैट जो बन रहे हैं, आप तो निगम पार्षद भी है, इतने फ्लैट बन रहे हैं, बिल्डर आके लोगों को बसा रहे हैं, इन पर कब एक्शन होगा? आप तो मेयर रहे हैं, तो कैसे करेगी भाजपा ये काम? देखिए, सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे कि एनआरसी लागू होनी चाहिए, और सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि जो रोहिंग्या हमारे वहाँ आए हुए हैं, भारत का मुसलमान भारत का है, हमें उनसे किसी को कोई शिकायत नहीं, ठीक है ना। जो बाहर के लोग हैं, अब देखिए, मैं जब यहाँ से बाहर विदेश में घूमने जाती हूँ, सच बताऊँ तो मुझे वहाँ से कोई प्यार नहीं होता, क्योंकि मैं वहाँ की हूँ ही नहीं। उनका झंडा सड़क में गिर रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा झंडा सड़क पे गिर रहा है तो मेरी आत्मा भी रोती है और मैं एकदम उसको उठा लेती हूँ। तो जब मुझे किसी देश से प्यार नहीं होता बाहर जाके, तो मैं कैसे उम्मीद करूँ कि उन्हें मेरे देश से प्यार होगा? तो जो हमारी सरकार ने रोहिंग्या के लोगों के लिए ये डिसीजन लिया है कि इनको बाहर भेजना चाहिए, जो ये हमारे वहाँ आए हुए हैं, हम जब तक वो इसको हिंदू और मुसलमान में न देखकर भारत के रूप में यदि आप देखते हैं, देखिए आपका एक छोटा सा घर है, इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में 3 कमरे हैं और 3 कमरे में एक कमरे में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, तो आप सोचिए, आप पहले तो आप 2 कमरों में से बट गए, उसके बाद उस कमरे की बिजली, वहाँ का राशन, वहाँ का पानी वो लोग भी यूज कर रहे हैं ना, तो किसका अधिकार छीन रहा है? किसी मुसलमान का, किसी हिंदू का नहीं, बल्कि एक भारतीय का अधिकार छीन रहा है। तो जो बाहर के लोग हैं उन्हें हमें यहाँ से वापस भेजना चाहिए। आप देखिए, अमेरिका हम जाते हैं, वो कभी भी एक वीज़ा देने के लिए कितना बड़ा एफर्ट्स करता है कि उसके देश में वीज़ा भी बड़ा यंग लोगों को नहीं मिलता, अकेले आदमी को नहीं मिलता, आने से पहले जो इंटरव्यू होते हैं बड़े टफ होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग यहाँ आएंगे नहीं बस जाएंगे। जब हर कंट्री अपने अपने देश के लिए सोचते हैं, तो फिर हमारे मोदी जी सोच रहे हैं, तो क्या बुरा सोच रहे हैं? जी, आपने एक बहुत बड़ी बात की है कि हमें मुसलमानों से नफरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमें नफरत है उन जो बाहर देश के मुसलमानों से बिल्कुल नफरत नहीं है। भारत का हिंदू जो मुसलमान है वो भारत का है और उसको भी इस देश से प्यार है। क्या अब्दुल कलाम जी को देश से प्यार नहीं था? एब्सोल्युटली राइट। क्यों नहीं था? वो देश के थे, उनको प्यार था, वो उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करा होगा। लेकिन जो लोग बाहर से आए हैं, वो कभी इस देश को अपना कर ही नहीं सकते। उनका एक ही मोटो है कि फूट डालो और राज करो। वो चाहते हैं कि इनमें आपस में फूट डलवाएं और हम राज करें। ये नहीं चलेगा। भाजपा के बारे में क्या लगता है आपको? भाजपा के बारे में ये तो नैरेटिव है कि भाजपा मुसलमानों को दबाती है, और आपने आज बहुत बड़ी बात कही। गलत बोला। हमारी तो संघ की एक पूरी एक विंग है जो मुसलमानों का भला करती है। अच्छा। यदि मोदी जी या भाजपा मुसलमानों को सता रही होती तो आप सारे आंकड़े उठा के देखिए। जनधन खाते सबसे ज़्यादा इनके, उज्ज्वला योजना सबसे ज़्यादा इनकी, क्या कहते हैं, लाडली योजना सबसे ज़्यादा इनकी, राशन सबसे ज़्यादा इनको। तो इनको क्यों हम देते हैं? हम रोक देना चाहिए था, ये तो मुसलमान है। ऐसा नहीं होता है। जो भारतीय है उसको पूरा अधिकार है भारत के संसाधन को यूज करने का, लेकिन जो भारत के नहीं है उनको ये अधिकार हम नहीं दे सकते। जी। अब एक बात बताइए, आप कह रहे हैं मोदी जी 500 कुछ मकान मोदी जी ने दिए हैं ना मुसलमान भाइयों को। उन्होंने, जब हम राशन देते हैं हम कहते हैं कि मुसलमानों को मत दो, हिंदू को दो। तो ये नैरेटिव किसने फैलाया आपके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ बेसिकली? ये नैरेटिव उन लोगों ने खिलाफ करा है जो बार बार देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठता हुआ नहीं देखना चाहते। ये हमारे देश के लोग और जो बाहर का फेक मीडिया है। आप बताइए,
अभी आप देख रहे हैं हमारे जो केजरीवाल जी दिल्ली के हैं, इनकी बातें दिल्ली में कम होती हैं, इनकी न्यूयॉर्क टाइम्स में ज़्यादा होती हैं, और जो न्यूयॉर्क टाइम्स में आती है वही आपके अरब कंट्रीज़ में भी आ जाती है। ये फेक न्यूज़ क्यों? आप अपने देश में क्यों नहीं किसी चीज़ को छापते हो? आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो विदेशी क्यों रोते हैं? अभी मैंने देखा कि एक इनकी बारे में पता चला कि दर्शकों मैं आपको बता दूं, कल्याणपुरी में एक मकान था जिसमें कुछ भाजपा के कार्यकर्ता गए, और वहाँ जब बीएलओ को साथ लेके गए तो एक कमरे में 38 लोगों का पता मिला कि एक कमरे में वो 38 लोगों की वोट बनी हुई है। आप सोचिए कितना बड़ा ये जंजाल है, जो घोटाला। अगर एक कमरे में 38 लोग होंगे तो पूरी विधानसभा में कितने लोग हो सकते हैं आप सोचिए। हम इसीलिए कह रहे हैं, आप देखिए जब अभी पिछला चुनाव हुआ था, इन्होंने चुन चुन के बीजेपी के वोट काटे थे। झुग्गियों में आप देख रहे हैं, झुग्गियों में जो हमारे बेचारे पूरा हमारे लोग हैं, भारत के लोग हैं, वो इतना दुखी हो रहे हैं। इतने रोहिंग्या लोग आके बस गए, इनको उनके रातों रात आधार कार्ड बन जाता है, उनका रातों रात वोटर ID कार्ड बन जाता है, उनके मकान की रजिस्ट्री अभी हो जाती है। क्यों जी? वो इतना कब्जा कर रहे हैं, इन्हें नज़र नहीं आ रहा? सारा पूरा एरिया इन लोगों ने कब्जा कर लिया। क्या दिल्ली को ये कबाड़ घर बनाना चाहते हैं? ये कहते हैं दिल्ली को हम पानी भी माफ़ कर रहे हैं और बिजली हाफ कर रहे हैं। आपने दिल्ली की हालत देखी है? जी जी। लोग नाले का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। लोग पानी पी नहीं रहे हैं, बल्कि बोतलें खरीद रहे हैं। बोतलें खरीदते हैं तो क्या होता है? 20 रुपया रोज़ की एक बोतल लग रही है, तो 600 रुपये तो बेचारे दे ही रहे। और उसके साथ साथ हम जैसे बड़े परिवार में तो 2-2 बोतलें लग रही हैं, और कुछ लोग हम जैसे 20 लीटर का पानी भी पीते हैं, तो हम तो 90 रुपया दे रहे हैं रोज़ का। तो आप सोचिए कहाँ पानी फ्री है। तो जहाँ तक बात बिजली माफ की आपकी बात कर रहे हैं, अब जरा झुग्गियों में मेरे साथ चले, कितने बिल आ रहे हैं उनके? जी जी जी। रो रहे हैं, सीवर साफ नहीं है, पानी गंदा आ रहा है, लाइटों की व्यवस्था नहीं है। कैसे इस देश का देखिए 10 साल में भी जो ये दिल्ली है ना, वो 50 साल पीछे चली गई है। हमारे बाजू में देखिए आप नोएडा, जिसको कभी उल्टा प्रदेश कहा जाता था, जी, जी। आज उसको उत्तम प्रदेश कहते हैं। आज उसको उत्तम प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है। आप दिल्ली की सरहद से जैसे ही हटते हैं, क्या वाला फ्लाईओवर है, क्या उसमें ब्यूटिफिकेशन है, आप खुद देखिए ना। देखो जी क्या हो रहा है। वहाँ भी ये लोग बुलडोजर के लिए बोल रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, क्या किसी ऐसे व्यक्ति के वहाँ बुलडोजर चला है जो देश हित में काम कर रहा है? जी जी। जो जनता के हित में काम कर रहा है, जो अपने प्रदेश के हित में काम कर रहा है? जी। बुलडोजर किसका चला है? या तो वो आतंकवादी है, जी। या वो गलत हरकतों में फंसा हुआ है, या वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ का आरोपी है, और जो उसकी वो जो बिल्डिंग बनी हुई है वो उसी पैसे से बनी हुई है। जी। मैं तो 3 बार की पार्षद हूँ, मैं तो एक फ्लैट में ही रह पाई अभी तक, मेरा तो दूसरा फ्लैट भी नहीं बना। अच्छा, आपका दूसरा फ्लैट ही नहीं है? वो भी मेरे भगवान करे मेरे ससुर जी का कुछ उन्होंने जोड़ रखा था, सारा बेच बाज के हमने एक फ्लैट ले लिया। बताइए, पार्षद ये कहा जाता है पार्षद तो 5-7 लाख रुपए महीना कमाते हैं, और आप कह रहे हैं आपका फ्लैट नहीं है। बताइए कितनी हास्यास्पद ये बात है। आप 5-7 लाख बोले, मेरे आज से 10 साल पहले के आप यदि फोटोज देखेंगे तो यही कपड़े जो मैं तब पहनती थी, आज तक वही सूट पहन रही हूँ। ओहो। ये क्या है? देखिए अपनी अपनी सोच है। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसी सिपाही हूँ जिसने संघ की शाखाएं भी करी है, जिसने संघ का प्राथमिकता भी करी है। तो हम लोगों की सोच सादा जीवन उच्च विचार है। हम लोग कभी भी दिखावे पे विश्वास नहीं करते। आपने देखना भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आपको इस प्रकार की हरकत करते नहीं मिलेगा जिससे समाज में कहीं ना कहीं कुछ गलत दिखाई दे। हो सकता है वो कम दिखाई दे, लेकिन वो काम ऐसे करेगा जिससे जनता का भला हो। अब आप कोविड का टाइम देखिए, इन्होंने तो कह दिया ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल में हल्का मचा दिया, और ट्रेनें दिल्ली से बाहर खड़ी है ऑक्सीजन भर के, पर इनके पास टैंकर नहीं है। इनके पास टैंकर नहीं है, हॉस्पिटलों में पानी। अब जब आपको लग रहा है तो आपने देखा होगा LNJP में 350 लाशें पड़ी हुई थी, उसके बगल में कोविड का इलाज होता। हमारे गृह मंत्री जी, हमारे अमित शाह जी आए तो उन्होंने उनका निराकरण किया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि उस व्यवस्था में जब भी कोविड हुआ, हमारे CM साहब को भी कोविड हो गया, नीमा भगत को तो कोविड नहीं हुआ। मैं तो जनता के बीच में थी, कभी मैं सैनिटाइज करा रही थी, कभी मैं मास्क बांट रही थी, कभी मैं राशन बांट रही थी, कभी मैं लोगों के घरों में खाना पहुंचा रही थी। तो मुझे तो कोविड नहीं हुआ भी तो मैं 10-12 दिन अपना क्वारंटाइन में, फिर मैं मैदान पे आ गई। मेरे बेटे को हुआ, मेरे दामाद को हुआ, लेकिन उसके लिए मैंने समाज सेवा करनी तो नहीं छोड़ी ना। और पक्का पता है कि मेरे थ्रू ही हुआ, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, मैं ही तो बाहर से सामान लेके जा रही हूँ, तो मेरे थ्रू ही कोविड अंदर गया था। लेकिन भैया इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो जनता हमें जिता रही है, हम पे विश्वास कर रही है, हम उनके काम ही ना है, दुख में हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा हम जैसे को लाने का। जी। चलिए, बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया दर्शकों, लेकिन एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मुझे आज तक किसी ने नहीं कही। नीमा जी इसके बाद पहली बार मुलाकात हुई और इन्होंने ये कहा कि भाजपा को मुसलमानों से नफरत नहीं है, जो बाहर से लोग आए हैं
जो इस देश के लोगों का हक छीन रहे हैं, जो मेट्रो सिटीज़ में आके इस देश की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, भाजपा उनके खिलाफ है। मुसलमान इस देश में रह रहा था और रहेगा। सही कहा ना मैंने? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को जी अक्सर तो मेरी बात यही है। जी, यही है ना आपकी बात? बिल्कुल। तो देखिए, एक्स मेयर भी रही हैं, बड़े बड़े पदों पे रही हैं। तो आप देखते रहिए भारत न्यूज़। ये इंटरव्यू कैसा लगा आप ज़रा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।